नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दिल है तुम्हारा और इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 9वां पार्ट है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले इसके 8 पार्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक में दिए हुए हैं। इससे पहले कहानी शुरू हो, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। दोस्तों, यदि कोई लर्निंग और अर्निंग करना चाहता है, मेरे साथ काम करना चाहता है पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो वो ज़रूर मुझे या तो मैसेज कर दे या फिर मुझे मेल कर दे। दोस्तों, ये जो काम है ये एक एफिलिएट मॉडल पर आधारित है। आपको मैं सारी डिटेल्स बाद में बता दूंगी, क्योंकि अगर आप मुझे मेल करते हैं तो मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी को अब हम शुरू करते हैं। आज वह दिन भी आ गया था जिस दिन वीरेन घर आने वाला था। घर में ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थी, और हो भी क्यों नहीं, आखिर वीरेन कई दिनों बाद घर आ रहा था, और वो भी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके। आज विनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विनीता की आंखें इस दिन का इंतजार कई दिनों से कर रही थी। वीरेन के आने की खबर सुनते ही घर की साफ सफाई कर दी गई थी, और बाहर वाले कमरे को वीरेन के लिए सजा दिया गया था। आज घर में मीठे मीठे पकवान बन रहे थे। विनीता चिल्लाकर कहती है, विशाखा, विशाखा, कहाँ मर गई है लड़की? घर में कितना सारा काम पड़ा है और यह महारानी की छांव भी नहीं दिखाई दे रही। तभी विशाखा विनीता की आवाज़ सुनकर बाहर से अंदर दौड़ी चली आती है, और विनीता के पास आकर कहती है, क्या बात है माँ, क्यों बुला रही हो? अरे तुमने तो आज पूरा घर सर पर उठा रखा है। ऐसा लगता है जैसे वीरेन भैया के आने की खुशी तुमको ही है केवल। अरे हमको भी उतनी ही खुशी है जितनी आपको है। आज हमारे भैया डॉक्टर बनकर वापस गांव आ रहे हैं, इसलिए बाहर दरवाजे पर झालर और फूलों की लड़ियां लगा रही थी। तब तक तुमने आवाज़ दी तो दौड़ी चली आई। विनीता खिलखिलाकर कहती है, क्या है ना कि तू बहुत देर से दिखी नहीं, तो इसलिए तुझे बुलाया था। जा सजावट कर ले जाकर। विशाखा जाने लगती है, तभी विनीता विशाखा के रुकने के लिए कहती है, विशाखा, हाँ माँ, अब क्या बात है? अब क्यों रोका? वैसे भी मुझे अभी बहुत काम करना है, तुम जल्दी बताओ कि क्या काम है। विनीता, कुछ नहीं, बस यह पूछ रही थी कि मैंने अभी तुझसे जो कहा वह बुरा तो नहीं लगा ना? विशाखा, नहीं माँ, तुम्हारी बातों का भी कभी मुझे बुरा लगता है? आप मेरी माँ हो, कह दिया तो क्या हुआ? और फिर विशाखा मुंह बनाते हुए कहती है, यह क्या कोई नई बात है? तुम्हारी तो आदत बन चुकी है बुरा भला कहने की। विनीता, क्या क्या कहा तुमने? विशाखा झुठमुठ का खिलखिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, अब मैं जाती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत काम है, और वह वहाँ से चली जाती है। कोमल खाना बना रही थी। सब्जी बनने में अभी थोड़ा और वक्त लगने वाला था। तभी विनीता कोमल की तरफ नज़र दौड़ाती है, जहाँ कोमल बैठी खाना बना रही है। वह कोमल की तरफ देखते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, अब क्या रसोई घर में ही बैठी रहोगी? अब तो सब्जी अपने आप पक जाएगी, कामचोर कहीं की। कोमल, काकी, सब्जी के पास तो बैठना ही पड़ेगा, कहीं सब्जी जल ना जाए और चूल्हा भी बुझ ना जाए, यह सब तो देखना ही पड़ेगा ना? विनीता, हाँ देखना पड़ेगा, बड़ी आई मुझे सहूर बताने वाली। अरे वीरेन आ रहा है, और अभी तक उसके कमरे में लेपन नहीं हुआ है। तू जा उसके कमरे में लेपन कर दे जाकर, और मैं खाना देखती हूँ। कोमल, जी काकी, मैं अभी कमरा लीप देती हूँ, बस थोड़ी देर और, वह खाना बन जाए उसके बाद लीपती हूँ। विनीता गुस्से में कहती है, हाँ तुझे तो मेरी बात को जरूर ही काटनी होती है। जो अगर तू मेरी बात मान लेगी तो तेरी नाक नीचे नहीं हो जाएगी। खूब देख रही हूँ तुझे मैं, जो भी बात कहूँ तो उसे काटेगी जरूर। अरे तूने एक बार भी कभी मेरी बात को माना है जो आज मानेगी? मुझे सब पता है कि तुझे वह अनूप यह सब पट्टी पढ़ाता है, तभी तुझे हिम्मत मिलती है। कोमल, आप भी काकी हमेशा ऐसा क्यों सोचती रहती हो? वह तो हमसे एक शब्द भी नहीं कहते आपके खिलाफ, फिर भी आप उन्हें हर मामले में घसीट लाती हो। विनीता, वाह जी वाह, अब तो मुंह में जबान भी आ गई है, और बड़ा दर्द लगने लगा है तुझे उस अनपढ़ गंवार का। यह अपने आदर्श विचार अपने पास ही रख, मुझे मत बता कि वह कैसा है। अरे तुझसे ज़्यादा मैं रही हूँ उसके साथ, उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। और एक बात गांठ बांध ले कि तुझे जितना कहा जाए उतना ही किया कर।
विनीता के इस तरह के ताने सुनने के बाद कोमल समझ चुकी थी कि विनीता को समझाने से कोई मतलब नहीं है। विनीता को समझाना मतलब अपना दिन खराब करना। इसलिए वह चुपचाप वीरेन का कमरा लीपने लगती है। खाना तो बन ही चुका था। विनीता खाने को चूल्हे से नीचे उतार कर रख कर बाहर किसी काम से चली जाती है। अनूप भी वैसे घर आ चुका था खाना खाने के लिए। वह घर आते ही आवाज़ लगाता है, विशाखा, विशाखा, कहाँ हो लाडो? मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना परोस दो। कोमल कमरा लीप रही थी तो तभी उसे अनूप की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहती है, विशाखा घर पर नहीं है, वह काम कर रही है। आप हाथ पैर धोकर आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। कोमल अपने हाथों को धोकर खाना परोस देती है और अनूप खाना खाने लगता है। कोमल पंखे से हवा करने लगती है। अनूप जैसे ही मुंह में खाने का एक निवाला देता है, वैसे ही कहता है, आज ये खाना किसने बनाया है? अरे, नमक तो डाला ही नहीं है खाने में। कोमल झट से नमक लाकर अनूप को दे देती है और कहती है, वह तो आपने याद दिला दिया, नहीं तो घर के बाकी लोग खाना खाते तो क्या सोचते कि मुझे इतने दिन हो गए हैं अभी तक सही से खाना बनाना ही नहीं आया। अनूप मस्करी करते हुए कहता है, हाँ, वो लोग ऐसा कहते तो कोई गलत नहीं कहते। वैसे सच में तुम्हें अभी तक खाना बनाना नहीं आया है। कोमल, रहने दो, तुम भी ज्ञान मत ही दो। ऐसे बता रहे हो जैसे तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अरे बनाई तो थी उस दिन दाल, मुझसे तो खाई ही नहीं गई, देखते ही उल्टियाँ होने लगी थी। अनूप, पहले भी कभी दाल खाई है आपने क्या? ऐसे ही कह दिया, बाद में तो उंगलियां चाट चाट कर खाई थी। कोमल, हाँ, मैंने तो कभी दाल खाई ही क्या, देखी भी नहीं है। बस उसी दिन देखी और खाई थी जिस दिन आपने बनाई थी। और रहा सवाल खाने का, तो तुम्हारा मन रखने के लिए मैंने खा लिया था। अनूप, जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे हाथ का खाना खाया। और फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अनूप घर में चारों तरफ घर को सजा धजा माहौल देखकर कोमल से कहता है, आज घर में यह साज सज्जा कैसी है? कोई आ रहा है क्या? कोमल, क्या आपको पता नहीं है कि आज वीरेन घर आ रहे हैं? बस इसीलिए यह घर सजाया जा रहा है। इतने दिनों बाद अपने घर आ रहे हैं। अनूप, अरे, मैं तो भूल ही गया था कि उस दिन उसने पत्र के जरिए आज आने के लिए कहा था। और यह कहते कहते अनूप खामोश हो जाता है और किसी और ही सोच में पड़ जाता है। कोमल अनूप को इस तरह खामोश और उदास देखकर कहती है, ये आपको क्या हुआ? आप किस सोच में पड़े हो? अनूप, बस यही सोच रहा हूँ कि जब वीरान घर आएगा तो हम अपने अतीत को लेकर उसका कैसे सामना कर पाएंगे। कोमल, आप ये व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हो? वह हमारा अतीत था और यह हमारा वर्तमान है। वैसे भी इसमें आपका क्या दोष है जो आप अपने मन में पश्चाताप ला रहे हो? आप तो ऐसे सोच रहे हो कि जैसे आपने कोई गुनाह किया है। अनूप खामोशी से कोमल की तरफ देखता है और एक लंबी आह भरकर घर से बाहर चला जाता है। विजय सिंह बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे कि तभी वहां विनीता आ जाती है। विनीता को पता था कि वीरेन के आने से विजय सिंह को खासी खुशी नहीं हुई है। फिर भी वे विजय सिंह का मन टटोलने के लिए विजय सिंह से कहती है, क्या बात है? मैं आज सुबह से देख रही हूँ कि घर में वीरेन के आने की खुशी में सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन आज सुबह से आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखी है। विजय सिंह कहता है, मैं खुश हूँ या नहीं इससे तुम्हें क्या मतलब? और एक बात कि उससे मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं खुश हूँ विनीता, परंतु आपके चेहरे पर खुशी जैसे कोई भी भाव दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि आप आज भी उसे उस बात के लिए दोषी मानते हैं। विजय सिंह गुस्से में अखबार को झटक कर कहता है, मैं नहीं हूँ नाराज़। अब क्या तुम्हें तभी यकीन होगा जब मैं नाचूं गाऊं कि मेरा वीरेन आ रहा है? और एक बात कान खोल कर सुन लो कि मेरी नज़रों में वह पहले जैसा सम्मान नहीं रहा, चाहे वह डॉक्टर ही क्यों ना बन गए। समझी? अरे क्या कमी रखी थी उसने मेरी इज्जत उतारने में? वह तो हमारे अनूप ने हमारी पगड़ी को भरे समाज में उछलने नहीं दिया, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विनीता गुस्से में कहती है, अनूप अनूप अनूप, अरे कान पक चुके हैं यह नाम सुन सुनकर। अनूप ना हुआ जैसे इस घर का भगवान हो गया। यह किया मेरे अनूप ने, वो किया मेरे अनूप ने। अरे कोई एहसान नहीं किया हम पर। यह शादी करके ही
उस अनपढ़ गंवार को इतनी पढ़ी लिखी सुंदर बहू ही तो मिली है, जो शायद उसे सातों जन्मों में भी ना मिलती। और यह सब हुआ हमारे वीरेन के मना करने के कारण। और भगवान जाने उसने शादी के लिए मना किया भी था कि नहीं। आप तो हमेशा ही उस पर अंधा विश्वास करते रहते हो विजय सिंह। वो विश्वास के पात्र है, तभी उस पर अंधा विश्वास करता हूँ। वह तुम्हारे बेटे की तरह नहीं है, जिसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं हो। पर तुम्हें ये कौन समझाए, तुम पर तो अपने बेटे का भूत सवार है। उसके सिवाय तो तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं है, ना ही कुछ दिखाई देता है विनीता। और तुमको सिर्फ अनूप दिखाई देता है, और उसके आगे कुछ भी दिखाई देता नहीं है। हाँ, मुझ पर मेरे बेटे का भूत सवार है, वैसे ही जैसे आप पर अनूप का भूत सवार है। हाँ, हमें किसी की ज़रूरत नहीं कि मेरे बेटे की खुशियों में शरीक हो। अभी उसकी माँ जिंदा है उसका लाड दुलार करने के लिए विजय सिंह। हाँ, यही तो, तेरे लाड दुलार ने ही तो उसे बिगाड़ रखा है। पढ़ाई का कुल खर्च जितना होता है, वह हमेशा उससे ज़्यादा रुपये खर्च करता है। कभी हिसाब किताब उससे किया नहीं कि इतने रुपये उसने कहाँ खर्च किए विनीता। तो क्या हुआ, शहर में पढ़ता है, 4 दोस्त भी होंगे, हो जाते होंगे खर्च। तुम्हें तो हमेशा यही लगता है कि शहर में अय्याशी करता है। अरे, मैंने तुमसे पूछा कभी कि खेत के रुपयों का हिसाब किताब लिया है? आपने उस अनूप से कभी? भगवान जाने कब वह दिन आएगा कि तुम अपने बेटों पर भरोसा करोगे। मैं कह रही हूँ कि एक दिन जब तुम्हें उससे धोखा मिलेगा ना, उस दिन तुम्हें सिर्फ तुम्हारा बेटा ही तुम्हें सहारा देगा। कह देती हूँ विजय सिंह। मैं भी देख लूँगा कि कौन धोखा देगा और कौन सहारा देगा। एक दिन देख लेना, जब वीरेन तुम्हें ही धोखा देगा ना, उस दिन तुम्हारा यह लाड प्यार धरा का धरा रह जाएगा। और इस दिन तुम्हें सिर्फ अनूप ही दिखाई देगा विनीता। मैं भी किसको समझा रही हूँ। वैसे भी मुझे आज बहुत सी तैयारियां करनी हैं। अब वीरेन आता ही होगा। और यह कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है। विजय सिंह कुर्सी पर बैठकर पुनः अखबार पढ़ने लगते हैं। दोनों का ही विश्वास अटल है, विजय सिंह का अनूप पर और विनीता का अपने बेटे वीरेन पर। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि जिंदगी की कसौटी पर किसका विश्वास खरा उतरेगा और किसका विश्वास कांच की तरह चकनाचूर हो जाएगा। काफी समय बीत चुका था, परंतु वीरेन अभी तक घर नहीं आया। समय के साथ साथ विनीता की बेचैनी और भी बढ़ती गई, और वह बार बार बाहर जाती और उसका रास्ता निहारती और मन मारकर बैठ जाती। विनीता, इतना समय हो गया है, वीरेन अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। विशाखा, अरे माँ, आप भी बेमतलब का ही इतना चिंता कर रही हो। अरे, गाड़ी लेट हो गई होगी। वैसे भी आएंगे तो घर ही ना, वही रास्ते से वापस तो नहीं लौट जाएंगे। विनीता, मैं अभी मोहन से कहती हूँ कि वह वीरेन को स्टेशन से ले आए। इतना कहकर वह मोहन के घर की तरफ चल पड़ती है। समय काफ़ी हो चुका था। विशाखा अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी और विनीता मोहन के घर जा चुकी थी। कोमल आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे की कुंडी खटकने की आवाज़ आती है। कोमल झाड़ू को वहीं छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, वह देखती है कि सामने वीरेन एक बड़ा सा बैग लिए खड़ा है। वीरेन भी कोमल को देखकर छटपटा जाता है और वह उसे अनजानी दृष्टि से देखने लगता है। कोमल दरवाज़ा खोलकर पुनः अपने काम में लग जाती है। वीरेन अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। विशाखा उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आती है और वीरेन पानी पी लेता है। विशाखा, भैया, तो शुक्र है कि आपको घर का रास्ता याद है। मैं तो समझी थी कि आप घर का रास्ता ही भूल गए हैं। वीरेन, पगली, अपनों को भी भला कोई भूलता है। अरे, हम तो शहर में हमेशा तुमको याद करते रहते हैं। विशाखा, अच्छा, तो बताओ हमारे लिए क्या क्या लाए हो। वीरेन, अरे पगली, हम तो तेरे लिए ही क्या, सभी के लिए कुछ ना कुछ लाए हैं। तू रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या क्या लाया हूँ। और वीरेन एक एक करके चीज़ें निकाल कर दिखाने लगता है। वीरेन, यह देख, तेरे लिए सलवार सूट, माँ के लिए साड़ी, और बाबूजी के लिए धोती कुर्ता, और अनूप भैया के लिए पैंट कमीज। है ना एकदम बढ़िया। विशाखा, भैया, आप घर के एक सदस्य को भूल गए हैं। वीरेन, हाँ, विवेक को ना। बात यह है कि वह मेरे लिए लाए हुए कपड़े पसंद नहीं करता है। जब वह आएगा तब उसको रुपए दे देंगे
वह खुद ही अपने लिए कपड़े खरीद लेगा। विशाखा: भैया, मैं विवेक भैया की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो अनूप भैया की पत्नी यानी कि भाभी की बात कर रही हूँ। आप उनके लिए क्या लाए हो? वीरेन: वाह भाई वाह, अनूप भैया ने शादी भी कर ली और मुझे कानों कान खबर ही नहीं होने दी। अरे उन्होंने नहीं बताया, परंतु तुम लोगों ने भी नहीं बताया। तभी मैं कहूँ कि घर में ये नया मेहमान कौन है? तो ये भाभी है। हो सो हो, परंतु अनूप भैया ने भाभी बहुत सुंदर पाई है भाई। विशाखा: क्या आप भी भैया जानबूझकर अनजाने बने रहे हो? आपको सब पता है। इनसे आपने शादी करने से मना कर दिया था, तभी तो इनका विवाह अनूप भैया से हुआ। वीरेन: अरे विशाखा, तू ये क्या कह रही है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझसे तो किसी ने शादी के बारे में कुछ नहीं पूछा, फिर मना करने का सवाल कहाँ से उठता है? वीरेन विशाखा से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ विनीता आ पहुँचती है और विनीता चुपके से वीरेन की कही बातों को सुन लेती है और वह वीरेन के पास आ जाती है। विनीता: ये तू क्या कह रहा है वीरेन? अरे मैंने अनूप को भेजा था तेरे पास, परंतु तूने तो साफ साफ शादी करने से मना कर दिया था। पता नहीं क्या कीड़े पड़े थे तेरी बुद्धि में जो इतने अच्छे पढ़े लिखे अच्छे रिश्ते के लिए मना कर दिया। कितनी पढ़ी लिखी है वह और सुंदर भी है, पर तूने मना कर दिया तो लोक लाज के कारण उसकी शादी अनूप से करानी पड़ी। वीरेन: मैं सच कह रहा हूँ माँ, अनूप भैया ने तो मुझे बस रुपये ही दिए थे और वहाँ से चले आए थे। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था कि मेरी शादी भी तय कर दी गई है। आप ही बताओ कि मैं बिना देखे शादी के लिए मना कैसे कर देता? वीरेन की कही एक एक बात विनीता के मन में बैठ गई। अब उसे अनूप और उसकी करनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर का गुस्सा अनूप के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। विनीता गुस्से से कहती है: अच्छा, तो ये बात है कि उसने कोमल से शादी करने के लिए झूठ का एक जाल बिछाया था और और इसके जाल में सब फंस गए थे। हमें तो सबसे ज़्यादा तरस इस लड़की पर आ रहा है जो पढ़ी लिखी होकर इस अनपढ़ गंवार के चक्कर में फंस गई। पूरी जिंदगी इस रिश्ते को खच्चर की तरह ढोती रहेगी। वीरेन: हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे माँ, मुझे भी विश्वास नहीं होता कि अनु भैया भोग विलास में इतना डूब जाएंगे कि एक पढ़ी लिखी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। विनीता: हाँ बेटा, मैं तो शुरू से ही जानती थी कि वह पेट का मेला है, परंतु तेरे बापूजी ने कभी भी मेरी एक नहीं मानी। परंतु बेटा, तुझे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचानी होगी। तू तो पढ़ा लिखा है, उस बेचारी को इसके चंगुल से निकालना होगा। वीरेन: माँ, मैं हमेशा बापू के बताए रास्ते पर चला हूँ। मैं कभी बाहर भी किसी तरह का अन्याय हो रहा हो तो देख नहीं सकता, फिर अपने ही घर में ही एक सीधी सादी लड़की के साथ अनर्थ कैसे होने दे सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि वह एक सामाजिक तौर पर चलने वाली भोली भाली लड़की है, इसलिए उसके भोलेपन का अनूप भैया ने फ़ायदा उठाया है। अब से मैं उसकी आवाज़ बनूंगा। मैं पहले तो बापू से कहूँगा, अगर बापू ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो इस मामले को कचहरी तक ले जाऊंगा। विनीता: हाँ, सबसे पहले तो तू अपने बापू को ही बता। अरे उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है ना, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस पर तो आंख बंद करके विश्वास करते हैं तेरे बापू। आज तू उनकी आंखों पर लगी इस पट्टी को हटा दे और अनूप को सबके सामने जलील करके उसकी हकीकत को बता दे। विशाखा: मुझे नहीं लगता कि अनु भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं। विनीता: क्या तू अभी भी उनकी हनुमान बनी रहेगी? अरे मैं जानती हूँ कि बचपन में उसने तेरी जान बचाई थी, पर इसका यह मतलब नहीं कि जिंदगी भर उसकी गुलामी करती रहे। अरे आज एक लड़की के साथ हुए छल कपट की बात है। उसने अपनी हसरतों का पूरा करने के लिए यह सब किया और एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वीरेन: हाँ माँ, हमें कोमल जी को इंसाफ दिलाना ही होगा। विशाखा: भैया, अच्छा अब वो कोमल जी हो गई? अरे भैया, वो अनूप भैया की पत्नी है, तो वो तो भाभी हुई ना। वीरेन: कोमल जी को भाभी कहने का मतलब है कि इस छल कपट में बने हुए इस रिश्ते को स्वीकार करना। और फिर विनीता और वीरेन सारी घटना विजय सिंह को बता देते हैं। विजय सिंह को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। विजय सिंह कहते हैं, अगर अनूप ने ऐसा किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, और अगर कहीं सोच लेना
अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो समझ लेना तुम्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। विजय सिंह वीरेन और विनीता की बातों को सुनकर अनूप को अपने पास बुलाते हैं और अनूप से कहते हैं, क्या वीरेन जो बोल रहा है वो सब सही है? क्या तुमने कोमल से शादी करने के लिए झूठ बोला था कि वीरेन ने कोमल से शादी करने के लिए मना कर दिया? विजय सिंह के बार बार पूछने पर भी अनूप खामोश खड़ा था। क्यों कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। विजय सिंह, क्या हो गया? क्यों जवाब नहीं दे रहा है? क्या यह सच है? अनूप के इस तरह खामोश रहने के कारण विनीता से रहा नहीं जाता और वो बीच में ही कहने लगती है, अब क्या बोलेगा और किस मुंह से बोलेगा? विजय सिंह विनीता से, तुम चुप रहो, जिससे पूछा जाए वही इसका जवाब दे, बीच में किसी और के बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर विजय सिंह अनूप की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब क्या पत्थर की मूरत की तरह खड़ा रहेगा कि कुछ बोलेगा भी? तभी अनूप गुस्से से चिल्लाकर कहता है, हाँ हाँ यह सच है। अरे, जब पहली बार मैंने कोमल को देखा था तभी उसे चाहने लगा था, फिर मैं कैसे उसे अपने हाथों से जाने देता। यह सच है कि मैंने वीरेन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर मैंने वीरेन को इस बारे में बता दिया होता तो वीरेन कोमल को देखने आता और वह इस शादी के लिए मना ही नहीं करता, इसलिए मैंने वीरेन को इस बारे में बताया ही नहीं था। विजय सिंह, तू ये क्या कह रहा है? अरे, तूने अपने काका को इतना बड़ा धोखा दिया है। क्या नहीं दिया मैंने तुझे? तूने जो चाहा वह दिया और तूने सिर्फ एक लड़की के लिए इतना बड़ा धोखा दिया। वीरेन, मुझे तो तुझे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे, तूने एक लड़की से शादी करने के लिए रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आखिर तुझे हासिल ही क्या हुआ यह सब करके? क्या यह लड़की जिसके लिए तूने इतना सब कुछ किया, उसे जब ये हकीकत पता चलेगी, क्या वह तुझे अपना पाएगी? अरे भाई, तूने मुझसे कहा होता तो तेरे लिए तो मैं ऐसी हजारों लड़कियां कुर्बान कर देता। विनीता, देख लिया, यह है हमारा वीरेन जो आज भी तेरे लिए अपनी जान छिड़कता है। और एक तू जिसने अपने ही भाई के साथ ऐसा किया। झांक कर देख अपने अंतर मन में, तुझे खुद पर ही इतनी लज्जा आएगी कि खुद ही डूब मरेगा। अनूप सर को झुकाए हुए खड़ा था और सब चुपचाप सुन रहा था। विजय सिंह, यह झूठ का रिश्ता कब तक चलने वाला था? आखिर तू क्या समझता था कि यह झूठ कब तक छुपा सकेगा तू? एक ना एक दिन सच सामने आना ही था। अनूप, हाँ मुझे पता था, इसलिए तो मन में डर रहता था कि वीरेन शहर से वापस आएगा तो क्या होगा। मैंने सोचा था कि जब तक वीरेन शहर से वापस आएगा तब तक मैं कोमल को इतना प्यार करूँगा कि उसे अपने बंधन में बांध लूँगा, परंतु मुझे नहीं पता था कि वीरेन इतनी जल्दी शहर से वापस आ जाएगा। वैसे काका, मैंने गलत ही क्या किया? मैंने अपने प्यार को पाने के लिए यह सब किया है। विजय सिंह, हाँ, आज तू इतना बड़ा हो गया कि फैसले खुद लेने लगा। मुझसे पूछता है कि तूने गलत क्या किया है। अपने प्यार को पाने के लिए अपने काका की इज्जत को तार तार कर दिया। और कैसा प्यार? तू जिसे प्यार कहता है वह तेरी घटिया मानसिकता है, जिसने एक लड़की को खुद के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। अरे, प्यार में तो लोग खुद की कुर्बानी दे देते हैं और तूने तो उसे पाने के लिए कत्ल किए अपने काका के उसूलों का और उस लड़की के प्यार का जो तुझसे प्यार नहीं करती थी। उसने तो सिर्फ अपने परिवार की इज्जत के खातिर तुझसे शादी की, और वह भी किस कारण से? तेरे झूठ के कारण से। अब मुझे तू ही बता कि तुझे क्या सज़ा दी जाए। विनीता, अब क्या सज़ा भी इसे इसके मुताबिक ही दी जाएगी? आप इस गांव के सरपंच हो, आज अपने घर में ही न्याय करने के सक्षम नहीं हो क्या? और इसने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है जो इसकी मर्जी पूछ रहे हो? आपका काम है फैसला सुनाना और गुनहगार का काम होता है उस फैसले को स्वीकार करना। आप जो भी फैसला सुनाएं, याद रखें कि इसमें कोमल के साथ हुए अन्याय को भी अनदेखा ना किया जाए। विजय सिंह अनूप की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहता है, तो मेरा फैसला है कि आज से हमारा इससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मेरी चल अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति पर इसका कोई भी अधिकार नहीं है। 2 बीघा खेत और वह झोपड़ी ही मात्र पर इसका अधिकार होगा, क्योंकि यह उसकी पैतृक संपत्ति है
और आज से घर का कोई भी सदस्य इससे किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखेगा। जो भी इसकी मदद करेगा उसे भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और इसने जो कोमल को पाने के लिए जो उसके साथ अन्याय किया है, उसके लिए आज से कोमल इसके साथ नहीं रहेगी। वह हमारे साथ हमारे घर में रहेगी, मेरी बेटी की तरह। और यदि कोमल इस रिश्ते को तोड़कर अलग रहना चाहेगी तो उसे उसकी जायदाद से आधा भाग कोमल को दिया जाएगा। यह कहकर विजय सिंह वहाँ से धनराज के घर के लिए रवाना हो जाता है और उन्हें भी अनूप के बारे में सब कुछ बता देता है। विनीता और वीरेन की अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इस घटना से विशाखा भी आज थोड़ी आहत हुई थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। उसके मन में बस यही चल रहा था कि काश यह सब एक भयानक सपना हो जो आँख खुलते ही टूट जाए, परंतु यह कोई सपना नहीं था। यह हकीकत थी जो उसकी आंखों के सामने था, परंतु उसका दिल तो मानने को तैयार ही नहीं था कि अनूप भैया भी ऐसा कुछ कर सकता है। परंतु अब वह कहे भी तो किसे कहे, जबकि अनूप ने अपना गुनाह स्वयं ही स्वीकार कर लिया था। कोमल बाहर हो रही सब बातों को सुन लेती है परंतु कुछ भी नहीं कहती। उसके भी मन में संशय के बीज पड़ चुके थे, परंतु अब भी उसके मन में कई ऐसे सवाल उठ खड़े हुए थे कि क्या वास्तव में अनूप ने उसे शादी करने के लिए ही यह सब कुछ किया है। उसका मन भी पूरी तरह से द्विधा में पड़ चुका था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या यह सब अनूप की चाल है या सच में उसका प्यार था। अगर सच में मुझे पाने के लिए अपने काका की मर्यादा को भी दांव पर लगा दिया था तो फिर आज तक उन्होंने मेरे साथ कभी कोई ज़बरदस्ती क्यों नहीं की। उसका बेबस मन आज बहुत लाचार था, इसलिए आज ना तो वो खुलकर अनूप का समर्थन कर पा रही थी और ना ही उसका विरोध कर पा रही थी। अब उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला वक्त के सहारे ही छोड़ दिया था। दोस्तों, इस कहानी के इस भाग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले अगले पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।